हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो 2 लेक्चर पहले अपलोड किए हैं, आई होप आपने वो अच्छे से देखे होंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शंस की, हम उसको और अच्छे से सीखेंगे। आपको पता है कि हमने डेफिनेशन में भी सीखा था कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे जर्नल नाम की एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यानी कि एक फॉर्मेट के अंदर। बट उससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो अकाउंटिंग के रूल्स है, जिनको मैंने मॉडर्न रूल बोला था, वो आपको सिखाए थे। आपको याद हो तो आई होप आपको ये रूल्स याद होंगे। एंड इसके अलावा जो बैलेंस शीट बनवाई थी वो भी आपको अच्छे से याद होगी, तभी मैं बहुत अच्छे से आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सिखा पाऊंगा। तो रूल्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें एक एसेट्स का रूल था। एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है, और एसेट अगर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए तो और डेबिट करेंगे, अगर एसेट डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करेंगे। वैसे सर एसेट्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, ये सारी एसेट्स होती है। अगर ये इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर ये एसेट डिक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एसेट हम परचेज करेंगे तो हमारी एसेट इंक्रीज हो गई, तो उस एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। और उसके लिए हमने पैसा दे दिया तो कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो गई तो हम क्रेडिट कर देंगे। एज कोई भी एसेट हो, अगर बढ़ेगी तो डेबिट और कम होगी तो क्रेडिट। ऐसे कैसे, मैंने आपको एक लायबिलिटी का रूल बताया था। सॉरी, लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट होती है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम डेबिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे एसेट की इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, वैसे वैसे लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एसेट से बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है ये। फिर उसके बाद में हमारा 3rd नंबर जो आता है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट या नॉमिनल रूल बोल सकते हैं। ये रूल जो है सारे के सारे बिजनेसेस के एक्सपेंसेस पे लगता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है या बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो गया तो उन सबको डेबिट करना है। जितनी भी बिजनेस की इनकम्स हैं या फिर कोई प्रॉफिट हो गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 अगर मॉडर्न रूल आपको याद है तो इनको कैसे अप्लाई करते हैं, आइए अच्छे से हम सीखते हैं। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री में आपको जो पिछले लेक्चर में भी करवा चुका हूं कि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख बाय अनिल। अब अनिल कौन है, बिजनेसमैन। ये एंट्री मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाई थी, चलो रिवीजन हो जाएगा आपका कि अनिल जो है वो बिजनेसमैन है। और आपको पता है हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग रखना है, सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करना है। दोनों एक ही नहीं है, एक है बिल्कुल, लेकिन अकाउंटिंग करनी है तो दोनों को अलग मानना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंटिंग रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर ये अलग है तो हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है, तो अपने आप को या तो बिजनेस का अकाउंटेंट मान लो या अपने आप को बिजनेस ही मान लो, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है सर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, कैश? कैश आ रहा है सर बिजनेस के अंदर यहां पर आपका 1 लाख रुपीज का। तो कैश नाम की एक एसेट होती है, बैलेंस शीट आई होप आपने अच्छे से समझी होगी। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये सारी एसेट्स होती है। लायबिलिटी में मैंने आपको बताया था कैपिटल, बैंक लोन, अदर लोन, क्रेडिटर्स, ये सारी हमारी लायबिलिटीज होती है। सो यहां पर कैश क्या है, एसेट है। अब यहां पर जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, तो बिजनेस के अंदर तो पैसा आया ना, बिल्कुल आया। तो हमारा कैश नाम का एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश नाम की एसेट इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ये देखो एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ओके। बट इसके साथ साथ में लायबिलिटी भी तो आई, क्यों? क्योंकि अनिल जो है हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अनिल जो है वो अलग पर्सन है, उसने हमें पैसा दिया है, हमें मतलब बिजनेस को पैसा दिया है। तो कभी ना कभी जब बिजनेस बंद होगा तो अनिल अपना पैसा वापस ले जाएगा, तब तक उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। तो अनिल ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, और अनिल भले ही बिजनेसमैन है लेकिन अकाउंटिंग बोलती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है,
तो अनिल ने एक तरीके से जो हमें पैसा दिया है बिजनेस को, वो हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है। तो एसेट आई कैश नाम की, तो साथ में लायबिलिटी भी तो आई, अनिल ने जो पैसे दिए वो हमारे थोड़ी है, बिजनेस के थोड़ी, अनिल के हैं। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल सर, क्रेडिट करते हैं। तो लायबिलिटी जो है वो हमारी क्या है यहां पर, ये जो अनिल ने दिया है ये क्या है, कैपिटल। और कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्या होगी, क्रेडिट। अब कौन सी चीज डेबिट और कौन सी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन के पर्पस से हम क्या करते हैं, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है इनको जर्नल के फॉर्मेट में करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था, और जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, ये डेट हो गया आपका, ये पर्टिकुलर हो गया, ये एलएफ हो गया, ये डेबिट और क्रेडिट का कॉलम हो गया, और इसको बोलते हैं जर्नल। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये एलएफ, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, ये फर्स्ट एंट्री है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2026 की एंट्री है। तो किसको डेबिट करना है, कैश को। तो यहां पर आ जाएगा कैश अकाउंट, और यहां बिल्कुल एलएफ के पास में लिखेंगे डेबिट, और यहां लिख देंगे टू कैपिटल। ये लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने बताया था, मैं रिपीट करा रहा हूं ताकि एक रिदम बन जाए, फिर हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। कि डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख, यहां लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,00,000। ये क्या हो गई, हमारी नरेशन हो गई। ओके, ये तो जो ट्रांजेक्शन है उसको देख के लिखनी होती है। तो इस तरीके से हमको कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। बट वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको मैं अब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं आपको एक बार पहले सिखाऊंगा कि कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है। उसके बाद में जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना हम सीख जाएंगे, जब हमें पता लग जाएगा कि इसे डेबिट करना है और इसे क्रेडिट करना है, उसके बाद ये जर्नल का बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे और सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो आज मैं आगे आपको बता रहा हूं, जो ट्रांजेक्शन्स है वो हमारे, अगर हम परचेज करते हैं एसेट्स। अच्छा, एसेट्स होता क्या है ये मैं बता चुका हूं लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, जब मैंने अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी। एसेट्स जो होती है ना, वो बिजनेस में परचेज की जाती है यूज करने के लिए। ओके, तो वो सारी एसेट होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। इनको जब भी हम परचेज करते हैं ना, तो बेचते नहीं है, इनको बिजनेस में यूज करते हैं। ओके, सो अगर एसेट परचेज करते हैं तो एसेट दो तरीके से परचेज की जा सकती है। अब यहां मैं चार्ट बनवाऊंगा ना, तो इसलिए मैं उसके अंदर जर्नल के फॉर्मेट के अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं आपको चार्ट बना के एक बार एंट्रीज की वैरायटी सिखा रहा हूं, ताकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो जब भी हम परचेज करते हैं एसेट, तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं ऑन कैश और एक कर सकते हैं हम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। बिल्कुल, भाई हमारा किराने की दुकान खोली है और हमको जो है रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो हम नकद में भी खरीद के ला सकते हैं। बिजनेसमैन ने जो पैसे लगाए उसमें से कुछ ले गए, दिया और लेके आ गए कैश में। तो मान लेते हैं हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर परचेज कर लिया नकद में, कैश मतलब नकद में। अगर फर्नीचर जो हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज ₹10,000, तो 10,000 का हमने फर्नीचर मतलब कुछ टेबल या काउंटर ले आए हम। तो 10,000 रुपए का जो फर्नीचर परचेज किया है वो हमने कैसे किया है, कैश में किया है। तो इस ट्रांजैक्शन से देखो कौन सी एसेट डिक्रीज हो रही है, कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है, कौन सी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या कोई खर्चा हो रहा है या इनकम हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर हम रूल्स लगाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शनों को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए क्या है कि ये 10,000 रुपए जो है ये तो बिजनेस में आ रहे हैं, तो कैश नाम की एसेट क्या हो रही है, वो तो इंक्रीज हो रही है, और कैश एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, ठीक है। फर्नीचर क्या है सर, ये भी तो एसेट है, तो ये भी तो एसेट है, और ये फर्नीचर नाम की एसेट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको भी क्या करो सर, कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो रही है, सॉरी कैश नाम की एसेट डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि भैया आप फर्नीचर खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना, सॉरी है ना, बाय मिस्टेक हो गया। अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे, मैं चेयर लेके आया, काउंटर खरीद के लाया, तो 10,000 रुपए दिए ना मैंने, तो कैश नाम की जो एसेट है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और कैश नाम की एसेट अगर डिक्रीज होती है, ये रहा रूल, एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश तो कम हो गया तो हम कर देंगे क्रेडिट।
बट फर्नीचर जो है वो तो आया बिजनेस में, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जो डेबिट है वो पहले लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जरूरी नहीं है कि एक ही एंट्री के अंदर एसेट लायबिलिटी सब आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए एक डिक्रीज हो जाए, एक एसेट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या फिर एक एसेट और एक लायबिलिटी आ जाए, या कोई नॉमिनल रूल के अंदर एक्सपेंडिचर या इनकम आ जाए। कोई भी रूल एप्लीकेबल हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन को रीड करके हमें देखना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से आएगा। ओके ठीक है सर। अब आते हैं हम क्रेडिट पर, उधार पर। अगर हमने फर्नीचर उधार खरीदा होता तो फर्नीचर, अगर ऐसा होता, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। अब देखो, अगर आप पैसे लेके जा रहे हो जेब में 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए आपने दुकानदार को दिए, फर्नीचर लिया, क्या आप उस दुकानदार का नाम वगैरह याद रखोगे? मतलब एक प्रैक्टिकली सोच के देखो, हमें क्या मतलब, फर्नीचर पसंद आया ले लिया फ्री। बट अगर आपने किसी से फर्नीचर परचेज किया है और उधार किया है तो बिल्कुल भैया पैसे देने हैं, सब याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर एंट्री में किसी पर्सन का नाम आ जाए और कैश के बारे में कुछ भी आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि कैश में खरीदा है, तो समझ लेना उधार खरीदा है। तो यहां पर राम से फर्नीचर जो हमने उधार खरीदा है, तो यहां पर अगर उधार खरीदा है तो आप सोच के देखो, मैं 10,000 रुपए जेब में ले गया बट मैंने उस राम को दिए नहीं, तो ना कैश आया ना गया, तो कैश का तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। अगर कैश दे देता तो उधार कैसे होता फिर? सिंपल सी बात है, उधार कब होता है, जब पैसों का लेन देन नहीं होता है। ठीक है सर। बट फर्नीचर, फर्नीचर तो बिजनेस में आ गया भैया, फर्नीचर तो आया, तो एसेट फर्नीचर नाम की क्या हो गई, इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश आया ना गया, बट एक लायबिलिटी आई ना, कौन सी, राम को पैसे देने हैं। तो क्या वो बिजनेस का एक दायित्व नहीं है कि आप उससे फर्नीचर खरीद के लाए हो, एक एसेट परचेज करके लाए हो, आपको उसको पेमेंट करना होगा। जब तक पेमेंट नहीं करोगे, राम आपके लिए एक तरह का क्रेडिटर है, एक तरह की लायबिलिटी है। तो एक एसेट तो इंक्रीज हुई, उसके साथ साथ राम नाम के जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं भैया, क्रेडिट। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब यहां पर इंक्रीज क्या हो रहा है, फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट, और लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रेडिट। उसका नाम क्या, राम। कितने से, 10,000 रुपए से। तो जब भी उधार होगा, जब भी कुछ उधार खरीदेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा। उधार बेचेंगे तो एसेट डेटर इंक्रीज होंगे, आगे सिखाऊंगा। तो ये तो हो गया अगर हम कोई एसेट परचेज कर लेते हैं, और एसेट को परचेज करने के बाद में मोस्टली हम उसको यूज ही करते हैं बेचने के लिए। भैया कौन खरीदा है, क्या मैंने ये डिजिटल बोर्ड जो है बेचने के लिए खरीदा है, नहीं, मैंने यूज करने के लिए खरीदा है, तो ये मेरे लिए एसेट है। हाँ, वो पुराना हो जाए या खराब हो जाए तो मैं बेच सकता हूं, वो एक अलग मैटर है। अधिकतर एसेट्स को परचेज करते, यूज करते, और डेप्रिसिएशन नाम का एक अलग चीज होता है, वो बाद में हम समझेंगे। अब आ जाते हैं भैया गुड्स पर। आपको याद है मैंने गुड्स की भी डेफिनेशन सिखाई थी। गुड्स क्या होता है, अगर हम गुड्स परचेज करें, गुड्स वो होता है जिसको हम परचेज ही इस पर्पज से करते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं कि उसको बेचेंगे ना कि यूज करेंगे। किराने की दुकान के अंदर रखा हुआ किराने का सारा सामान उसके लिए गुड्स है, दाल चावल चीनी बिस्किट आइसक्रीम सब गुड्स है उसके लिए। लेकिन किराने वाले के लिए एयर कंडीशनर जो है वो एसेट है, बिल्डिंग जो है वो एसेट है, फर्नीचर जो है वो एसेट है, फैन जो है वो एसेट है, फ्रीजर पड़ा है वो एसेट है। लेकिन एक फ्रिज की दुकान है जहां उसका काम ही है फ्रिज को खरीदना और बेचना, उसके लिए फ्रीजर गुड्स है। एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स है। आया समझ में? एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने वाले के लिए एयर कंडीशनर गुड्स है। आया समझ में? तो कोई भी चीज गुड्स भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है। अगर आप परचेज ही कर रहे हो यूज करने के पर्पज से, वो एसेट हो जाएगी। अगर आप परचेज ही कर रहे हो कि उसको बेचेंगे, तो वो गुड्स हो जाएगी। तो आपका बिजनेस का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी कि वो चीज जिसको परचेज करके हम बेचेंगे तो उसको हम एसेट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अब ये भी दो तरीके से परचेज कर सकते हैं गुड्स भी। एक तो परचेज कर सकते हैं ऑन कैश, और एक परचेज कर सकते हैं ऑन क्रेडिट।
सबसे पहले समझते हैं, अगर हम कैश में गुड्स परचेज करें तो हम यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज, फॉर एग्जाम्पल के लिए 21,000 रुपए का गुड्स परचेज कर लिया। अधिकतर यही तो होता है, उधारी तो खरीदते हैं फिर बेचते हैं, कस्टमर से जो पैसा आता है फिर सप्लायर को देते हैं, क्रेडिटर से गुड्स परचेज करते हैं, सप्लायर से वसूल करके उधारी वाला मामला चलता है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कोई उधार देने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो उस केस में स्टार्टिंग में जब तक आपकी मार्केट में गुडविल नहीं हो, हर किसी को उधार थोड़ी मिलता है, तो आपको कई बार कैश में भी खरीदना पड़ सकता है। कई बार आपका मन करता है भाई मैं क्यों उधार खरीदूं, पैसा फेंको और माल ले आओ, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कैश में अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो उस केस के अंदर दो चीजें होगी, एक तो आपका ये कैश जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कैश इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ओके, गुड्स जो है वो बिजनेस में आएगा, हाँ सर, तो इससे क्या, कौन सी एसेट इंक्रीज होगी, स्टॉक। जब भी गुड्स खरीदेंगे स्टॉक बढ़ेगा, जब भी गुड्स बेचेंगे स्टॉक कम होगा। स्टॉक किसका होता है, गुड्स का ही तो होता है। एक किराने की दुकान की वाले के पास स्टॉक किसका है, किराने के सामान का, दाल चावल चीनी शक्कर बिस्किट ये सब जो है, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल तो बहुत आइटम होते हैं, ये सब उसके लिए क्या स्टॉक है। अगर और खरीदेगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, बेचेगा तो स्टॉक कम हो जाएगा। और स्टॉक क्या होती है, एसेट होती है। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करो और डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो। तो गुड्स एक एसेट है यानी कि एक स्टॉक है, और गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक इंक्रीज होगा यानी कि एसेट इंक्रीज होगी, तो क्या करेंगे हम, डेबिट। लेकिन मैं फिर यहां गलती कर दी, सॉरी। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा कैश इंक्रीज कैसे होगा, बेच थोड़ी रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे नकद में, है ना। तो हमने क्या किया, 21,000 रुपए का गुड्स खरीदा तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, लेकिन 21,000 रुपए दे दिए तो हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो और कैश कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये देखो, एसेट बढ़े तो डेबिट, स्टॉक बढ़ गया तो डेबिट, उसके बदले में पैसे चले गए तो कैश कम हो गया, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट। तो यहां पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 21,000। लेकिन एक चीज देखो, जब भी हम एसेट खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि एसेट इंक्रीज होती है, तो उस एसेट्स को नाम से डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फ्रिज खरीदा तो फ्रिज अकाउंट डेबिट। बट जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। क्या लिखेंगे, क्योंकि ओनली परचेज, क्या कहां जा रहा है, मार्केट जा रहा हूं परचेजिंग करने, मतलब दुकान का सामान लेने जा रहा है। अगर एसेट लेने जाएगा ना तो ऐसा नहीं बोलेगा परचेजिंग करने जा रहा हूं, ऐसा बोलेगा कि यार यार वो एक फर्नीचर लेके आना है, काउंटर लेके आना है, एक ये मशीन लेके आनी है। बट अगर गुड्स परचेज करने जाएगा तो क्या बोलेगा, मार्केट जा रहा हूं परचेजिंग करने। तो गुड्स अकाउंट डेबिट ना करके हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। और क्यों, क्योंकि परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट, सेल करने से स्टॉक कम होगा तो सेल को क्रेडिट करेंगे हम। ओके जी। अच्छा, उधार वाला मामला लेते थे। बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो गुड्स क्या करते हैं, उधार ही खरीदते हैं, फिर बेच के पैसा जो है चुकाते हैं। तो गुड्स परचेज फ्रॉम विजय रुपीज 21,000। इस बार विजय का नाम आ गया, इसका मतलब उधार है, इसका मतलब ना कैश आया ना कैश गया, उधारी में ना पैसा आता ना जाता है। अच्छा, गुड्स गुड्स तो परचेज किया तो स्टॉक जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमारा स्टॉक एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करो। पैसा आया ना गया, यहां पर तो पैसा गया था तो क्रेडिट कर दिया था, कैश कम हो गया था, कैश नाम की एसेट कम हो गई, डिक्रीज हो गई, क्रेडिट। बट यहां तो कैश ना आएगा ना जाएगा, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं ना, उधारी में तो पैसे का कोई ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। स्टॉक बढ़ गया क्योंकि गुड्स परचेज कर लिया लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए, तो ये हमारी क्या, लाइबिलिटी। और विजय कौन है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्या हो गई भैया, इंक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विजय। विजय हमारा क्रेडिटर है, एक लाइबिलिटी है। आया समझ में, ओके ठीक है सर। तो एक चार्ट बनवाया मैंने एसेट्स का। एसेट्स में और गुड्स में क्या फर्क है, एसेट का खुद का नाम आता है, चाहे कैश में खरीदो चाहे उधार खरीदो, होती है एसेट भी डेबिट ही है क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है खरीदने से। गुड्स भी एक स्टॉक है, स्टॉक भी इंक्रीज ही होता है,
तो यहां पर भी डेबिट ही करेंगे, चाहे उधार खरीदो चाहे नकद खरीदो, बट एसेट का नाम आता है और यहां पर हम गुड्स की जगह परचेजेस लिखते हैं। अब आते हैं सर, अगर गुड्स बेचे तो, गुड्स को सेल करे तो, क्योंकि गुड्स जो खरीदा भी बेचने के लिए जाता है, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा बिजनेसमैन। अगर गुड्स हम बेच रहे हैं तो दो तरीके से बेच सकते हैं, बिल्कुल। एक बेच सकते हैं हम ऑन कैश और एक बेच सकते हैं हम ऑन क्रेडिट। अगर हम कैश में बेच रहे हैं तो एंट्री करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गुड्स सोल्ड ₹30,000, चलो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर आप कुछ बेचोगे तो पैसा, ये पेन बेच दिया मैंने, पैसा मिलेगा। तो गुड्स बेचा है, अगर किराने वाला दाल चावल चीनी सब बेच रहा है और नकद में बेच रहा है, तो कैश क्या होगा, इंक्रीज, पैसा आएगा। तो कैश एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट। लेकिन आपका जो स्टॉक है, स्टॉक नाम की एसेट जो है वो बढ़ती कब है, जब गुड्स खरीदते हैं। कम कब होती है, जब गुड्स बेचते हैं। तो स्टॉक क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। और स्टॉक एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होते ही हम क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। जैसे कैश नाम की एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, स्टॉक नाम की एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी हमारी यहां पर, जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, गुड्स लिखूं नहीं, क्या लिखेंगे, सेल्स। परचेज से स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट, सेल से स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट। और सर ये का ये चीज अगर हम उधार ऑन क्रेडिट बेचते तो बिल्कुल, गुड्स सोल्ड टू राज ₹30,000। अगर उधार बेच रहे हैं तो पैसा तो ना आएगा ना जाएगा, उधार आ गया मतलब ना कुछ आना ना जाना है। तो सर गुड्स, हाँ गुड्स परचेज, गुड्स जो है बेच रहे हैं तो बेचेंगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और स्टॉक अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो। बट सर यहां पर पैसा तो आया नहीं, बट एक राज जो है उससे हमें पैसे लेने हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा है और उसने अभी तक पैसे दिए नहीं है, पैसे लेने हैं। देने होते तो लायबिलिटी होती, लेने हैं भैया राज से, क्योंकि उसको गुड्स बेचा है 30,000 रुपए का, वो माल लेके गया हमसे 30,000 रुपए का, तो उससे पैसे लेने हैं। तो राज हमारे लिए क्या है, एसेट है। राज कौन है, डेटर है। लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने डेटर और क्रेडिटर के बारे में। और डेटर एक एसेट होती है, एसेट अगर इंक्रीज हो तो क्या करो, डेबिट। तो यहां पर आपका राज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू, गुड्स की जगह क्या कर देंगे, सेल। स्टॉक कम हो रहा है ना, क्रेडिट करना लेकिन सेल्स करेंगे। आया समझ में जी। तो ये चार्ट से थोड़ा आप देखोगे ना तो कंपैरिजन दिख जाता है आपको, और कंपैरिजन दिखने से थोड़ा सा आपके लिए ट्रांजैक्शंस को समझना आसान हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आज करवाया है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो सबसे पहले तो एसेट परचेज करेंगे, कैपिटल आएगी, फिर एसेट्स खरीदेंगे, फिर उसके बाद गुड्स खरीदेंगे, फिर उस गुड्स को बेचेंगे, फिर कुछ खर्चे होंगे, तो हम काफी हद तक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा और फिर हम बढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।